हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बोट यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग 17वां वीडियो देखेंगे। हम लोग 16th वीडियो यानी 16 वीडियो तक हम लोग कर लिए हैं, जिसमें कि 15 और 16 15वां और 16वां वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री के रूप में किए हैं। और आज 17वां वीडियो भी एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट वीडियो रहेगा। यानी कि 15, 16, 17 तीन वीडियो आपका एंशिएंट हिस्ट्री 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो आज लास्ट और 17वां वीडियो है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का। फिर कल से जो है हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत इतिहास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप बिहार से रिलेटेड या फिर एसएससी, रेलवे, बीपीएससी 17th एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर इससे रिलेटेड सिविल कोर्ट, बिहार एसआई या फिर अदर पीसीएस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वन लाइनर के रूप में यह आपका एकदम रामबाण के रूप में काम करेगा ये तीनों वीडियो, ठीक है। क्योंकि वन लाइनर है, पूरा कंप्लीट, पूरा बुक का ये कंप्लीट किया हुआ वन लाइनर। तो बिना देर किए पहले शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, लास्ट वीडियो में हम लोग यहाँ तक हम लोग कर लिए थे कि कौशल और मल की राजधानी कहाँ थी। तो कौशल का श्रावस्ती और मल की राजधानी थी कुशीनारा। यहाँ तक हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग कर लिए थे 16वां वीडियो में, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वत्स या सूरसेन की राजधानी कहाँ थी। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, ठीक है। वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी, और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो येलो वाला जो किया हुआ वो सब पिछले साल एग्जाम में 2023 का एग्जाम में, एसआई एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा है। उसके बाद है वज्जी और गंधार की राजधानी कहाँ है। तो वज्जी की राजधानी है वैशाली और गंधार की राजधानी है तक्षशिला, ठीक है। वज्जी की राजधानी कहाँ है, वैशाली, और गंधार की राजधानी कहाँ थी, तो तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन है। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ हैं, जिनका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार है, लेकिन मगध का जो सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक माने जाते हैं वो है बृहद्रथ हैं। मगध की प्रथम राजधानी किसको बनाया गया था, कौन सा जगह को, तो गिरिब्रिज यानी कि राजगीर को बनाया गया था, ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ था, गिरिब्रिज या फिर राजगिरी, जो आज राजगीर के नाम से फेमस है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। बिंबिसार का राजवैद्य कौन थे, तो जीवक, ठीक है। बिंबिसार के राजवैद्य कौन थे, जीवक। बिंबिसार की हत्या किसने की, अजातशत्रु ने। बिंबिसार की हत्या किसने, तो अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु या कुनिक की हत्या किसने किया, तो उदयन ने किया। अजातशत्रु और कुनिक की हत्या किसने किया, उदयन ने किया। और उदयन ही जो है पटना को बसाए थे। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की है, तो उदयन ने, ठीक है। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की, उदयन ने कहा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये तो आ चुका है, येलो वाला आया हुआ है पिछले साल, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है कहाँ, तो गंगा और सोन के संगम पर। गंगा और सोन के संगम पर पटना बसा हुआ। पटना आज का नाम है, पहले का नाम पाटलिपुत्रा था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन थे, नागदशक। हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन थे, नागदशक थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, तो शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, नंद वंश के संस्थापक, तो महापद्मानंद। महापद्मानंद उनका नाम था, ठीक है। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद। एक राट की उपाधि किसको दिया गया था, या फिर कौन उसका धारण किया था, तो महापद्मानंद ही, ठीक है। एक राट की उपाधि किसने धारण की थी, महापद्मानंद, ठीक है। महापद्मानंद कौन थे, तो धनानंद के पिता थे। धनानंद के पिता थे। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है किसकी, तो पाणिनि का। पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है बहुत प्रसिद्ध कृति है, किसने लिखा है, पाणिनि। पाणिनि के बारे में एक ऐसा कहानी भी था कि पाणिनि पढ़ने में बहुत ही मतलब कि कमज़ोर से कमज़ोर था, ठीक है। तो गुरुजी ने एक दिन उसके हाथ पर छड़ी से मार रहे थे, तो देखे क्या कि उसके हाथ में तो कोई पढ़ने का रेखा या फिर किसी तरह का रेखा ही नहीं है। तो वो बोले कि जाओ, तुम्हारे हाथ में तो रेखा है ही नहीं, तुमको मारने से क्या फ़ायदा है। जब घर आए पाणिनि तो अपने माताजी से पूछे, माताजी पूछी क्या हुआ, तो सारी बात बताए। तो वो उनकी माताजी इनको इतना ज़्यादा मोटिवेट किए, उस समय इतना ज़्यादा मोटिवेट किए कि बाद में चल करके जो संस्कृत व्याकरण है उसका रचना पाणिनि ने ही किया, ठीक है। तो ये कहानी से सीख लेना चाहिए सभी लोगों को कि
पढ़ने से कौन कमज़ोर है, आपका मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में क्या नंबर है, उससे कोई मतलब नहीं। अभी आप कितना अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अभी आप में कितना कैलिबर है, आप में जो भगवान दिया है उसका आप कितना यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पर ध्यान रखना है, अभी के काम पर ध्यान रखना है। पास्ट में क्या किया कि क्या हुआ उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। अभी और फ्यूचर में क्या करना है उस पर उसको फोकस करना है। चलिए आगे चलते हैं। तो अष्टाध्यायी का प्रसिद्ध कृति है किसकी? पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने। भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने किया। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया? तो डेरियस प्रथम ने किया। डेरियस प्रथम ने भारत पर सफल आक्रमण किया, या इसे का नाम था दारा प्रथम भी था, जो किया था 1516 ईसा पूर्व में, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी के बारे में बोल रहा है, ये ईरानी था, ये यूनानी के बारे में बोल रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक कौन थे? सिकंदर, 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। यूनान का था सिकंदर। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम था फिलिप। धनानंद था समकालीन, किसका समकालीन था? तो सिकंदर का। यानी कि जब मगध के राजा धनानंद था तो उसी के समय काल में सिकंदर आया था, ठीक है। भारत में एंट्री लिया था, पूरे विश्व विजेता बनने के लास्ट पड़ाव में था जब भारत पहुंचा। ये पूरा दुनिया को जीत लिया था। अब सिर्फ भारत जीतना था तो ये पूरा वर्ल्ड को समझिए कि पूरा दुनिया को जीत करके इसी महासिकंदर बन जाता, ठीक है। लेकिन धनानंद के समय काल में आया, लेकिन धनानंद इसको कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलकर के सिकंदर को इतना बुरी तरह से हराया, ठीक है। इसके बाद ही यहीं के बाद उसको तबीयत भी खराब होने लगा और फिर वापस ये चला गया। तो भारत विजय अभियान जो था सिकंदर का फेल हो गया था। किसके कारण? तो चंद्रगुप्त मौर्य और क्या बोलते हैं, चाणक्य के कारण, ठीक है। चाणक्य गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु शिष्य मिलकर के इसको हरा दिया सिकंदर, जो पूरे दुनिया नहीं हरा पाया, ठीक है। तो धनानंद उसमें राजा थे, ठीक है। धनानंद मगध के राजा थे। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुआ 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ सिकंदर का मृत्यु। सेल्यूकस निकेटर था कौन? तो सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। तो सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? बुकाफेला। सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? बुकाफेरा, ठीक है, बुकाफेला। याद रखिएगा कि सिकंदर का जो घोड़ा था उसका नाम रखा था बुकाफेला। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध कहलाता है क्या? तो हाइडेस्पीस का या झेलम या बित्सता का युद्ध कहा जाता है। तो ज़्यादा फेमस यही नाम है, ठीक है। हाइडेस्पीस का युद्ध माना जाता है, ठीक है। हाइडेस्पीस का युद्ध जो है कहलाता है सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था। झेलम का भी कहा जाता है। तीनों नाम एक बार ध्यान से आप रखिएगा याद, ठीक है। हाइडेस्पीस या झेलम या बित्सता का युद्ध कहा जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी क्या? तब पन, ठीक है। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पन, कि 1 पन, 2 पन, 3 पन, 4 पन, 5 पन, इस तरह से पन था पहले उनका करेंसी, ठीक है। प्रथम प्रचलित मुद्रा थी पन। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था किसका? तो जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था किसका? जैन धर्म का। हिंदू ही थे लेकिन बाद में जा कर के ये जैन धर्म को एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है लेकिन बुक्स में यही पढ़ा जाता है। तो यही हमको मान के चलना है, ठीक है। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली किससे? तो भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया? तो भद्रबाहु से लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे। महामंत्री यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में इसको जानते थे उस समय, ठीक है। महामंत्री मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और महामंत्री या प्रधानमंत्री भी थे। कौन? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य भी है, ठीक है। चाणक्य का 2 और नाम है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है किस चीज़ से? तो राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है। यानी कि जो कौटिल्य की रचना थी अर्थशास्त्र, पूरे दुनिया में अर्थशास्त्र, देखिए सिर्फ यहाँ पर एक पूरा लिखा नहीं है, सिर्फ राजनीति से ही नहीं,
ये जो कौटिल्य यानी कि जो चाणक्य का बुक था अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र में पॉलिटी तो था ही, राजनीति तो था ही, इसके अलावे मगध का इकोनॉमिक्स के बारे में, मगध के जो अर्थशास्त्र है तो मगध के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, यहाँ का ज्योग्राफी, सब चीज़ इस बुक में लिखा हुआ अर्थशास्त्र में, ठीक है ना। तो राजनीति तो उसमें लिखा हुआ है ही कि कैसे एक देश को, एक राज्य को, एक साम्राज्य को कैसे चलाया जाता है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर राजनीति के बारे में दिया, आपको ध्यान रखना है कि इसमें सभी चीज़ का समाहित था, ठीक है। तो इसका मैकियावेली का पुस्तक प्रिंस से जो अर्थशास्त्र था कौटिल्य का लिखा हुआ, उससे हमको इसको जो है मैच किया जाता था, ठीक है। भारत का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसको कहा गया है? भारत का मैकियावेली किसको कहा गया? चाणक्य को। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा गया। जस्टिन ने सेंड्रोकाटस कहा है किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। जस्टिन जो है सेंड्रोकाटस कहा है किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। आपसे पूछेगा सेंड्रोकाटस किसे कहा जाता था, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, और उसके बाद 1-2 और नाम दिया रहेगा, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है कि सेंड्रोकाटस किसको कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था। विशाखा दत्त समकालीन थे किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। विशाख दत्त किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस नाटक की रचना किसने किया? विशाख दत्त ने किया, ठीक है। विशाखा दत्त भी कहीं कहीं लिखा रहता है। मुद्रा राक्षस नाटक की रचयिता कौन है? तो विशाखा दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था कौन? तो मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज। उन्होंने एक बुक लिखा था इंडिका। जो इंडिका इन्होंने बुक लिखा, इसका ओरिजिनल प्रति गुम हो गया था, कोई चोरी हो गया था, फिर इसका कॉपी कर करके जो है लिखा गया। और इस इंडिका बुक में बहुत सारा चीज़ जो मेगास्थनीज है घूम घूम कर जहाँ जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जो देखता था, फील करता था, उसी चीज़ को लिखा था, ठीक है। तो याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज था। उसने एक बुक लिखा था इंडिका। मेगास्थनीज ने बुक लिखा था इंडिका। मेगास्थनीज था कौन? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। फिर क्या हुआ? चंद्रगुप्त का विवाह हुआ किससे? तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी से ही हुआ, जिसका नाम था कार्नेलिया, ठीक है, कार्नेलिया, या फिर इसका जो शॉर्ट घर का नाम था हेलेन, ये फेमस हुआ ये नाम, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। वो उनका जो शादी हुआ था किससे हुआ था? तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी यानी पुत्री हेलेन से हुआ था। चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई कब? तो 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ? तो श्रवणबेलगोला में हुआ। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है। और इन्होंने फास्टिंग करके, उपवास कर करके अपना जीवन को त्याग किया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुआ, यानी 300 ईसा पूर्व से 2 साल बाद, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ था? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, उपवास के दौरान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया तो किसने बनवाया था? तो चामुंडा राय ने बनाया था। चामुंडा राय ने बनाया। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा बनवाया था किसने? चामुंडा राय ने 983 ईस्वी में बनाया था, ईसा पूर्व नहीं, 983 ईस्वी में बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन बने? तो बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन बने? तो बिंदुसार बने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक माने जाते हैं, इसको भी याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, और उन्होंने ही इनको मदद किया, पढ़ाया लिखाया, ठीक है। तो गुरु चेला का देखिए कॉम्बिनेशन क्या रहा कि एक जंगली लड़का था, ये जंगल में काम करता था, ठीक है। इसको कोई गुलाम बनाकर काम करवाता था चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये देखा कि इस बच्चा में बहुत ही क्षमता ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्षमता है। तो इसको उठा करके ले जा करके और तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले जा करके इसको बच्चा से लेकर के बड़ा को 12, 13, 14, 15 साल, 18 साल तक पढ़ाया और उसको ट्रेनिंग दिया। बाद में देखिए ये राजा बना, ठीक है ना। तो एक अच्छा अगर गुरु मिल जाता है तो किसी भी एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट को भी कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। चलिए, लेकिन ना आजकल वैसा शिक्षक है, ना वैसा आजकल चेला है, यही बात सही है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन थे? बिंदुसार।
अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था कौन? बिंदुसार। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। अमित्रघात मतलब होता है दुश्मनों का हत्या करने वाला, दुश्मनों को हराने वाला, दुश्मनों को मारने वाला। अमित्रघात के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? तो बिंदुसार प्रसिद्ध थे। डायमेकस भारत आया कब? तो बिंदुसार के समय में। डायमेकस भारत कब आए? तो बिंदुसार के समय में। बिंदुसार अनुयायी थे किस चीज़ का? आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार अनुयायी थे किसके? आजीवक संप्रदाय के। बिंदुसार का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन बने? तो सम्राट अशोक बने। बिंदुसार के पुत्र और या उत्तराधिकारी कौन बने? तो सम्राट अशोक बने। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे? तो 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में बैठे। अशोक जो है मगध की गद्दी पर कब बैठे? तो 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धम्म को स्वीकार किया कब? तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग जो आज उड़ीसा है उसी को कलिंग कहा जाता था, पूरा नाम कलिंग था। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा युद्ध हुआ था कि पूरा जो वहाँ का रिवर्स था, पूरा जो एरिया था कलिंग का, पूरा ब्लड खून से ऐसा पूरा लाल हो गया था। ठीक है, तो उन्होंने ये सब चीज़ देखा तो धम्म को स्वीकार किया, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। तो अशोक ने धम्म स्वीकार किया कब? तो कलिंग युद्ध के बाद किया। कब? तो 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था किसको? तो अपने उनका पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। इन दोनों को बोला कि जाओ तुम श्रीलंका, वहाँ पर जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार करो। ठीक है, हम भी बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया गया किस समय से? तो अशोक के समय से। शिलालेख का प्रारंभ प्रचलन कहाँ से कब से हुआ? तो अशोक के समय काल से। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी कौन कौन सी भाषा? तो प्राकृत भाषा थी। भाषा तो बहुत सारा में लिखा जाता था शिलालेख। ठीक है, भाषा में बहुत सारा उसमें का भाषा है, जैसे कि ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक में लिखा जाता था। ठीक है, तो लाइन वाइज देखते हैं। शिलालेख प्रचलन का किसने प्रारंभ करवाया, किसके समय से? तो अशोक के समय से। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी कौन कौन? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरामाइक। सबसे ज़्यादा किस भाषा में शिलालेख को लिखा गया है? तो ब्राह्मी में, याद रखना है आपको, ब्राह्मी में सबसे ज़्यादा। खरोष्टी लिपि जो है हाँ लिखा हुआ है, चलिए बताने का इसमें। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी तो दाएं से बाएं, यानी इधर से इधर, इस तरह से, इस तरह से, पहले इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी कैसे लिखते हैं? हम लोग तो नॉर्मल बाएं से दाएं लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछेगा कि खरोष्टी लिपि किधर से लिखी जाती है। 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से पूरा, इस तरह से लिखा रहेगा। आपको ध्यान रखना, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं, दाहिने हाथ से बाएं की ओर। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी, जो अभी जैसे हम लोग लिखते हैं समझिए ब्राह्मी लिपि जैसे लिखी जाती थी वैसे, बाएँ से दाएँ। ठीक है, बाएँ हाथ से दाएँ। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो टी फेंथेलर ने किया। टी फेंथेलर ने किया। कब? तो 1750 में। अशोक का शिलालेख संख्या 14 का खोज किसने किया? टी फेंथेलर ने किया, 1750 ईस्वी में किया। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां है। 7वां स्तंभ जो लेख है, बहुत सारा चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा स्तंभ है जिसको पढ़ भी नहीं पाए हैं, ऐसा लैंग्वेज में है कि पढ़ ही नहीं पाया है। ठीक है, तो अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? 7वां। ये आपको याद रखना है, एनी हाउ इसको याद रखना है। सबसे लंबा 7वां नंबर अभिलेख। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप घाट एक बना हुआ है, यानी एक मैंने कोस्टल कलकत्ता जाएंगे तो जेम्स प्रिंसेप के लिए एक जगह बना हुआ है। ठीक है, वहाँ पर लोग घूमने भी जाते हैं, प्रिंसेप घाट जिसको कहते हैं, प्रिंसेप घाट के नाम से फेमस है। तो अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा? 1837 में। आपको नाम खाली याद रखना है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? तो रुम्मिन देई। रुम्मिन देई सबसे छोटा स्तंभ है, स्तंभ लेख है अशोक का। सबसे लंबा कौन सा था? 7वां। सबसे छोटा कौन सा है? रुम्मिन देई स्तंभ लेख। ठीक है, रुम्मिन देई नाम ही दे दिया है, आपको नाम याद रख लेना है। अशोक का नाम अशोक है, ये कहाँ से पता चलता है? तो मौस्की आंध्र प्रदेश और गुर्जरा मध्य प्रदेश के अभिलेख से। अशोक का नाम अशोक ही था, इसका कहाँ से पता चलता? कौन सा शिलालेख से या अभिलेख से? तो मौस्की आंध्र प्रदेश में पड़ता है और गुर्जरा
मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पर अभिलेख है, वहाँ पर लिखा हुआ कि अशोक का नाम अशोक ही था। अभिलेखों में अशोक को कहा गया देवानाम प्रिय। अशोकों को अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है, तो देवानाम प्रिय, यानी कि उनको बहुत सारा चीज़ सपना में देखने को मिलता था कि हमको ये करना है, वो करना, हम ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, मैंने सपने में वो बहुत सारा चीज़ देख लेते थे, पता चलता था उनको। तो कहा गया जो भगवान के प्रिय होते हैं। ठीक है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया किस शिलालेख में, तो भाबरू शिलालेख में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया किस शिलालेख में, तो भाबरू शिलालेख में, जो कि राजस्थान में है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि भाबरू शिलालेख भारत के किस राज्य में है स्थित है, तो कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसी तरह से घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस में है, तो 13वें शिलालेख में है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था, सम्राट अशोक ने करवाया था सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है। बहरहुत स्तूप है, तो अशोक कालीन स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में है। बहरहुत स्तूप किसने करवाया, किसके समय काल का है, अशोक का समय काल का है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। बहरहुत की खोज किसने करवाया, तो कनिंघम ने, लॉर्ड कनिंघम ने करवाया 1873 में। ठीक है, 1873 में। श्रीनगर की स्थापना किसने करवाया, तो सम्राट अशोक ने करवाया। श्रीनगर का स्थापना अशोक ने करवाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली किससे, तो उपगुप्त से लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली किससे, उपगुप्त से लिया। अशोक की मृत्यु हुई कब, तो 232 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु हुई कब, तो 232 ईसा पूर्व में हुई। मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन, तो बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे, बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य में सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था, ग्राम, यानी गांव एक छोटा सा इकाई माना जाता था। ठीक है ना। शुंग वंश की स्थापना किसने किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी, विदिशा। ठीक है, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी, विदिशा में थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, कितना, दो करवाया था, 2 बार करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, 2 यज्ञ करवाया था। मनुस्मृति की भी रचना हुई थी इसी समय काल में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। मनुस्मृति की रचना कब हुई थी, तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे कौन, पतंजलि। पुष्यमित्र के पुरोहित थे कौन, पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता कौन है, तो पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता कौन है, पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो पतंजलि। ये सब डेटा आपको याद रखना है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि। रामदेव बाबा का भी कंपनी का नाम क्या है, पतंजलि, जिसके अंदर में योग सिखाते हैं। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया कब, तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत कब आया, तो शुंग के 9वें राजा भागवत के समय में। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के 9वें राजा जो थे भागवत, उसी के समय में कौन आए थे, तो हेलियोडोरस भारत आया था। कहाँ के था, यवन का राजदूत था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति थे। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, देवभूति थे। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव। कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे, सुशर्मा। कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे, सुशर्मा। सतवाहन या आंध्र वंश कहा जाता है, उसके संस्थापक कौन थे, सिमुक। सतवाहन वंश या आंध्र वंश के संस्थापक कौन थे, सिमुक। सतवाहन वंश, ठीक है, उसका राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में है। तो बोला कि इसका महानतम, सतवाहन वंश का महानतम शासक कौन है, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, सतवाहन वंश के सबसे महानतम शासक के रूप में कौन है, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीसा का सिक्का चलवाया किसने, सीसा का सिक्का सतवाहनों ने चलाया। ये क्वेश्चन VVI रहेगा बाबू, इसको देख के रखना है। इसमें तो हर लाइन को आपको VVI मान के चलना है, क्योंकि यह पूरा चैप्टर शुरू से लेकर लास्ट तक जो है एक एक टॉपिक को इसमें कवर किया गया। मतलब इसको अगर देख लेते हैं तो मान के चलिए 40 से 60-70% आपका समझिए कि GK कंप्लीट है। ठीक है, बाकी रेफरेंस बुक NCERT या फिर कोई भी रेफरेंस बुक आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब चीज़ यही रहेगा। ठीक है, एकदम 1 लाइनर समझिए, निचोड़ है ये किसी भी बुक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? सतवाहनों ने चलाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत कब से की गई? तो सतवाहनों ने किया, सतवाहन के समय से किया गया। ब्राह्मणों को भूमि दान कब से दिया गया, किसके समय काल से? तो सतवाहनों के समय काल से। सतवाहनों की भाषा या लिपि थी क्या? तो सतवाहनों की भाषा जो थी वो प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। भाषा कौन सी बोलते थे ये लोग? प्राकृत, और इन लोग का जो लिखते थे वो लिपि कौन थी? ब्राह्मी। कलिंग यानी कि उड़ीसा में चेदिस राजवंश का संस्थापक कौन थे? महामेघवाहन थे। कलिंग में चेदी राजवंश के संस्थापक कौन थे? महामेघवाहन थे। नाम ये आपको याद रखना है। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक कौन थे? तो खारवेल। कौन थे? खारवेल। चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? खारवेल नरेश। ठीक है। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था किसने? तो कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण यानी लिखवाना, ठीक है, कौन करवाया था? तो कलिंग के राजा थे खारवेल, उन्होंने ही कराया था। हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है कहाँ? तो हाथी गुम्फा उदयगिरी पहाड़ भुवनेश्वर में, उड़ीसा में है। ठीक है। हाथी गुम्फा शिलालेख कहाँ है? उदयगिरी पहाड़ी में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी कौन थे? तो पहले थे हिंद यूनान, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण वंश। कुषाण वंश भी इंडिया के नहीं थे, पहलव भी नहीं थे, शक भी नहीं थे, और हिंद यूनानी तो बाहर के थे ही। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी कौन कौन थे? तो इस तरह से इसका नाम याद रखना है। हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। हिंद यूनानियों की राजधानी कहाँ बनाया था? तो शाकल में। हिंद यूनानी जब भारत में आक्रमण किया, जब यहाँ पर आया तो अपना राजधानी कहाँ बनाया? शाकल में। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने करवाया? तो हिंद यूनानी ने करवाया है, जिसको इंडो ग्रीक हम लोग कहते हैं। ठीक है। इंडो ग्रीक जो शासक थे वही सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का जारी करवाया। सैनिक शासन व्यवहार में लाया किसने? ग्रीस के लोग यानी ग्रीक लोग ही लाया था। सैनिक संगठन बनाना, सैनिक को बहुत ज़्यादा छूट देना, सैनिक से बहुत सारा काम करवाना, एडमिनिस्ट्रेशन करवाना, टैक्स का काम करवाना, बहुत सारा काम करवाने के लिए जो है सैनिक शासन का व्यवहार में लाया था इन लोगों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन कौन थे? तो डेमेट्रियस थे। ठीक है। भारत आने वाले प्रथम यवन कौन थे? डेमेट्रियस। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था कौन? मिनांडर। हिंद यूनान के शासक जो थे प्रमुख कौन थे? तो मिनांडर थे। प्रमुख हिंद यूनानी शासक मिनांडर। मिनांडर को किसने हराया था? तब पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। मिनांडर को किसने हराया? तब पुष्यमित्र शुंग ने हराया। मिनांडर यानी कि मिलिंद ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बाद में चल गए। किससे? तो नागसेन से यानी नागार्जुन से लिया। ठीक है। मिनांडर जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली किससे? तो नागसेन से यानी कि नागार्जुन से। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने किया है? तो नागसेन ने किया है। मिलिंद पन्हो की ग्रंथ की रचना किसने किया? नागसेन ने किया है। यूनानियों के बाद भारत में कौन आए? तो शक लोग आया। ठीक है। यूनानियों के बाद भारत कौन आया? तो शक वंश के लोग आए थे, शक लोग आए थे। शकों का सबसे प्रतापी शासक किसको माना जाता है? तो रुद्र दामन को माना जाता है। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्र दामन को माना जाता है। ठीक है। आपसे इसी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा राजा शक वंश से रिलेटेड है? ठीक है, शक से संबंध है। तो 4 नाम इस तरह से दिया रहेगा, तो रुद्र दामन को मारना है। शकों के सबसे प्रतापी राजा रुद्र दामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो रुद्र दामन ने ही करवाया। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार मतलब कि फिर से उसको ठीक करवाना। ठीक है। तो रुद्र दामन ने ही करवाया। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है। ठीक है। रुद्र दामन के द्वारा जारी किया गया था। संस्कृत का पहला अभिलेख, संस्कृत में पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख किसके समय काल में? तो रुद्र दामन के द्वारा करवाया गया, रुद्र दामन के समय काल में। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है किस चीज़ से? तो मौर्यों से। जूनागढ़ का अभिलेख किससे संबंधित है? तो मौर्यों से। ठीक है। पहलव यानी पार्थियन की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। पहलव या पार्थियन की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। तक्षशिला जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक है। तक्षशिला पूरे दुनिया का सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है पूरे इस पृथ्वी पर का तक्षशिला, और सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व का। ऐसे ये चीज़ को फैक्ट आपको लेकर के चलना है साथ में याद करके। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कडफिसेस जो थे कुषाण वंश के संस्थापक था। कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन थे? कनिष्क। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी?
पुरुषपुर। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। कनिष्क अनुयायी था, किसका अनुयायी था? महायान संप्रदाय का। कनिष्क जो था अनुयायी किसका था? महायान संप्रदाय का था। कनिष्क के दरबारी में थे कौन? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक। चरक संहिता के जो फाउंडर थे, ठीक है, चरक। कनिष्क के दरबारी थे कौन कौन? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि अश्वघोष या वसुमित्र या चरक या नागार्जुन, कोई भी नाम एक दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में किस राजा के दरबारी थे? तो कनिष्क के दरबारी थे, आपको ध्यान रखना है। आयुर्वेद के जनक माना जाता है किसको? चरक को। चरक संहिता में वही तो लिखा हुआ आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद के जनक किनको माना जाता है? चरक को, ठीक है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। ये उल्टा होना चाहिए कि विदेश में नागार्जुन किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है? तो आइंस्टीन को। इस तरह से कहना चाहिए। हमारे जो चरक थे, नागार्जुन था, उसके सामने आइंस्टीन फाइंस्टीन जीरो थे, कुछ नहीं था। हम ही लोग का सारी चीज़ों को पढ़ कर कोई आइंस्टीन, कोई राइट ब्रदर्स क्या कैसे क्या बना और हम ही लोग को बताने लगा, ठीक है ना। तो जो विदेशी लोग हैं ये बाद में, बहुत बाद में जन्म लिया है। उसमें हम लोग सब चीज़ यूनिवर्सिटी बना करके लोगों को, पूरी दुनिया को पढ़ाने का काम कर रहे थे। ये लोग बाद में, उसमें ये लोग का कुछ पता भी नहीं था, ठीक है ना। तो अपने आप पर, अपने संस्कृति पर, अपने धरोहर पर गर्व करने की बात है और गर्व करना चाहिए, ठीक है। भारत का आइंस्टीन किसको? तो नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे कौन? नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? किनको कहा जाता था? नागार्जुन को। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया किसने? तो कनिष्क ने कराया। सिल्क मार्ग का आरंभ किसने कराया? तो कनिष्क ने। शक संवत चलवाया किसने? कनिष्क ने। 78 ईसा में, 78 ईस्वी में शक संवत चलवाया कौन? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। जो हम लोग का अभी राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर ही आधारित है, जो कि हम लोग चैत महीना से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन होता है? चैत, वैशाख, जेठ, अखार, सावन, भादो, इस तरह से कहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह हम लोग का चैत शुरू होता है। विक्रम संवत की शुरुआत कब से हुई? तो 58 ईस्वी ईसा पूर्व से हुआ, ठीक है। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व से हुआ। बुद्ध के मूर्ति का निर्माण किसके समय काल में हुआ? बुद्ध का मूर्ति का निर्माण कुषाण के काल में हुआ। बुद्ध का मूर्ति का निर्माण कुषाण के समय काल में हुआ। बाल विवाह का प्रथा कब से आरंभ किया गया? तो कुषाण के समय काल से कराया गया। बाल विवाह का प्रथा का आरंभ कुषाण काल से स्टार्ट हुआ। गंधार शैली फली फूली किसके समय काल में हुआ? गंधार शैली कब से फेमस हुआ, कब से बहुत अच्छा काम करने लगा गंधार शैली? तो कुषाण के समय से ही, ठीक है। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाया? शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाणों ने ही चलवाया था, शुद्ध सोने का सिक्के, ठीक है। प्राचीनतम सिक्का क्या कहलाता था? आहत सिक्का। प्राचीनतम सिक्का किसको कहलाता था? आहत सिक्कों को। प्राचीनतम सिक्का आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। आपको ये ध्यान रखना है, जो संस्थापक हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त पहला को माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त वन को माना जाता है। गुप्त संवत भी चलाया गया था, तो किसने चलाया था? चंद्रगुप्त वन ने चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में चलाया था। 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया गया। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त थे, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन थे? समुद्रगुप्त। सिक्कों पर बीना बजाते जो पिक्चर बनाया था, ठीक है, और उसको ढलवाया गया था सिक्कों को, तो किसने ये काम करवाया था? तो समुद्रगुप्त ने ही करवाया था। सिक्कों पर बीना बजाते हुए किसने स्थित करवाया था, बनाया था? तो समुद्रगुप्त ने ही बनवाया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो किसने कहा? तो विसेंट ऑर्थर स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विसेंट ऑर्थर स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे कौन? हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। ये क्वेश्चन देखिए पीला वाला आया हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति लेख, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति
रचना किसने किया? हरिसेन से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो किससे जानकारी, किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त के संबंध में मिलता है, समुद्रगुप्त के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति लेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है, ऐसे याद रखना है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। चंद्रगुप्त दो यानी कि उनका नाम था विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता था। इनकी दूसरी राजधानी कहाँ पर था? उज्जैन। पहला तो पाटलिपुत्रा पटना था ही और दूसरा उज्जैन था। ठीक है, आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर और सुश्रुत और छनपक ये किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। सोचिए कि विक्रमादित्य के पास जो है कितने बड़े बड़े रत्न विद्वान थे। ठीक है, सोचिए आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो दिया, दशमलव का प्रणाली दिया, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, सुश्रुत और छनपक। ठीक है, ये सब विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। वराहमिहिर और आर्यभट्ट क्या क्या थे? तो वराहमिहिर खगोल विधि थे। ठीक है, क्या थे? खगोल विधि थे, एस्ट्रोनॉमर जो हम लोग अभी कहते हैं। वराहमिहिर क्या थे? खगोल विद थे। आर्यभट्ट कौन थे? तो एक गणितज्ञ, महान गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया? तो आर्यभट्ट ने ही किया। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया। मेघदूत कुमार संभव की रचना किसने किया? तो कालिदास ने। मेघदूत कुमार संभव की रचना किसने किया? कालिदास ने। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से मेघदूत का रचनाकार कौन है, इसका रचना कौन की है, या फिर कुमार संभव का रचना किसने किया? 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, आर्यभट्ट के बारे में आर्यभट्ट लिखा रहेगा, वराहमिहिर लिखा रहेगा, कालिदास लिखा रहेगा, धन्वंतरी लिखा रहेगा। तो इस तरह से आपको घुमा घुमा क्वेश्चन बस इसी से पूछता है, तो आपको ध्यान से एक बार इसको सुन लेना है। शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं सुश्रुत। सोचो कि आज जो ऑपरेशन होता है, ठीक है, ऑपरेशन करके बहुत सारा बीमारी को ठीक किया जाता है। यहाँ पर शल्य चिकित्सक जो थे उस समय से कौन थे? सुश्रुत। उस समय से ही हम लोग शल्य चिकित्सक कर रहे थे। पूरी दुनिया में कहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भारत में शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी बहुत समय से मिलता है। ठीक है, और उनके जनक, शल्य चिकित्सक के जनक किसको कहा जाता है? इसलिए सुश्रुत को कहा जाता है। बहुत तरह का ऑपरेशन के बारे में, ठीक है, बहुत सारा बीमारी के बारे में इन्होंने अपने बुक में लिखा है सुश्रुत जी ने। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव। गीत गोविंद, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। पंचतंत्र, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फहियान भारत कब आया था? किसके समय काल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय काल में भारत आए थे, 5वीं शताब्दी में। एकदम VVI है, याद रखना है। चीनी बौद्ध यात्री फहियान भारत कब आए? किसके समय काल में? तो 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में आए। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके समय काल में जारी किया गया? तो गुप्त काल में। सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं कब जारी किया गया? किसके समय काल में? गुप्त काल के समय में। सबसे शुद्ध सोने, तो कुषाण वंश के समय में सबसे शुद्ध सोने के बारे में पूछेगा तो कुषाण वंश। सर्वाधिक सोना के बारे में पूछेगा तो गुप्त काल आपको मारना है। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया? तो समुद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया। ठीक है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, जब शकों को हरा दिया, ठीक है, तो उसके विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का को चलवाने का जो है इन्होंने स्टार्ट करवाया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महारौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनवाया था। महारौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ किसने बनवाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन बने? तो कुमार गुप्त बने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बने? कुमार गुप्त बने। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? तो कुमार गुप्त ने करवाया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? तो कुमार गुप्त ने ही करवाया था। लेकिन एक अजीब पागल इंसान, ठीक है, खचड़ा बदमाश इंसान कह सकते हो, घटिया इंसान कह सकते हो, भारत में आता है, ठीक है, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था। उसका नाम था इस कमबख्त का बख्तियार खिलजी। ठीक है, बहुत, इसको जितना भी गलत कहो उतना ही कम रहेगा इसके लिए, बख्तियार खिलजी के लिए। ठीक है, इसने बख्तियार खिलजी ने इसको, तो यहाँ का गुरु जो हमारे ऋषि मुनि थे और यहाँ का जो योगाचार्य और क्या बोलते हैं आयुर्वेदाचार्य थे, इन्होंने इसका बीमारी ठीक कर दिया। तो सोचा कि इसका मेरा बीमारी ठीक कर दिया और मेरा जो डॉक्टर है, मेरा जो वैद्य है, वो लोग ठीक नहीं कर पाया और हम मुस्लिम होकर के हिंदू रीति रिवाज से ठीक किया और इस विषय को लेकर के नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, जला दिया, ख़त्म कर दिया।
ठीक है, बहुत ही घटिया इंसान, घटिया लोग ये लोग था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया, जो कि गोरी का सेनापति था ये सब। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त थे। कुमारगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त थे। हुनों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय में, हुन लोग फिर आक्रमण किया भारत पर। ठीक है, तो किसके समय में, समय काल में? स्कंदगुप्त के समय काल में। सुदर्शन झील का फिर से पुनरुद्धार कौन करवाया? तो स्कंदगुप्त ने करवाया। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कौन करवाया? तो समुद्रगुप्त ने करवाया। हुनों को पराजित किया तो कौन? स्कंदगुप्त ने। हुनों को पराजित किया कौन? स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक के रूप में कौन है? तो विष्णुगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में भूमि पर जो राजस्व दर था वो कितना था? तो उपज का 1/6 भाग, 1/6 भाग। ठीक है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? तो गुप्त काल को ही कहा जाता है। प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग गुप्त काल को ही कहा जाता है। मंदिर बनाने का कला का जन्म भी हुआ है गुप्त काल से हुआ, यानी मंदिर बनाने का कला जो जन्म लिया है और बहुत सारा मंदिर भी बनाया गया है, तो गुप्त काल के समय में ही बनाया गया है। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी क्या? रूपक। ठीक है, गुप्तकालीन जो रजत मुद्रा होती थी उसको कहा जाता था रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं जो होती थी वो कहलाती थी दिनार। ठीक है, जो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं होती थी उसको दिनार कहा जाता था। और सोचिए हम लोग का दिनार था और नाम कोई और आजकल रख करके चला रहा है दुनिया में। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक कौन है? तो पुष्यभूति। ठीक है, वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को कहा जाता है। पुष्यभूति वर्धन या वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति को माना जाता है। प्रभाकर वर्धन का पुत्र राज्यवर्धन व हर्षवर्धन थे। ठीक है, प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन है? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का अन्य नाम शिलादित्य भी है। ठीक है, अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया कहाँ? तो कन्नौज। ठीक है, भूमि देने का की सामंती प्रथा प्रारंभ किया किसके समय में? तो हर्षवर्धन के समय काल से। भूमि देने का सामंती प्रथा प्रारंभ किया हर्षवर्धन के समय से। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया किसके समय काल में? तो हर्षवर्धन के समय काल में। चीनी यात्री हुएनसांग कब आया? तो हर्षवर्धन के समय काल में आया। कब? तो 606 से लेकर के 647 ईस्वी में यहाँ पर आकर के रहा, पढ़ाई लिखाई किया यहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय में। हुएनसांग द्वारा लिखित पुस्तक, उसका नाम क्या है? CU की। भी आया बाबू, इसको एकदम नोट करके रखिएगा। हुएनसांग द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? CU की। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा गया है? यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा गया है? हुएनसांग को कहा गया है। ठीक है, याद रखना है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था कौन? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि यानी उनके दरबार में रहते थे, उनका नाम है, उस कवि का नाम है बाणभट्ट। ठीक है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट। तो दोस्तों ये हम लोग का एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत से, यानी कि आपका जो 3 वीडियो था। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो 15, वीडियो 16 और वीडियो नंबर 17, ये तीनों वीडियो को अगर आप अच्छे से 1 से 2, 3 बार अगर देख लेते हैं तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का डर लगभग ख़त्म हो जाएगा। बाकी रेफरेंस बुक से अभी आप एक बार पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये आपको कम समय में ये पढ़ने के लिए समझिए रामबाण के रूप में आपको काम करेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। अगर कोई भी किसी तरह का डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में, आप लोग तो है ही, टेलीग्राम चैनल पर बताइएगा कि सर ये टॉपिक चाहिए और ये हमको दिक्कत हो रहा है, किसी भी तरह कोई दिक्कत हो तो हम आपको मदद करने का, सहायता कुछ करने का कोशिश हम लोग करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।